नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में। साथियों, भारतीय भूगोल के अंतर्गत आज मैं आपके बीच नया टॉपिक लेकर आया हूं, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। और साथियों, प्राकृतिक वनस्पति को संपूर्ण रूप से मैंने 50 प्रश्नों के माध्यम से व्याख्या सहित आपके बीच प्रस्तुत किया है। अगर आपने ये 50 प्रश्न अच्छी तरह से कंठस्थ कर लिए हैं, समझ लिए हैं, तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में आप चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो, प्रश्न किसी हाल में गलत नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, अपने साथियों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित होने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है? देखिए साथियों, सबसे पहला प्रश्न जो बनता है वो यही बनता है कि आपको तात्पर्य पूछा जाता है कि क्या है ये प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। तो देखिए साथियों, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगने वाली तथा मिट्टी व जलवायु के अनुसार स्वयं को ढाल लेने वाली वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। तो इसमें आपको विशेष रूप से यह ध्यान में रखना है कि बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगने वाली और मिट्टी और जलवायु के अनुसार स्वयं को ढाल लेने वाली जो वनस्पति होती है, जो स्वतः उगती है मिट्टी और जलवायु के अनुसार, उसको कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। तो कई बार प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है या नहीं है। तो ये 4 कारक आपको ध्यान में रखने हैं हमेशा के लिए। एक तो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाला कारक है जलवायु, एक होता है वर्षा, एक होता है तापमान और एक होता है मिट्टी। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है इन तीनों कारकों में परिवर्तन पाया जाता है। अलग अलग प्रदेश की अलग जलवायु है, वर्षा की मात्रा भी सेमी में अलग अलग पाई जाती है, तापमान भी अलग अलग है, मिट्टी भी हर भूभाग की अलग अलग है। इस वजह से जो है प्राकृतिक वनस्पतियां जो हैं वो अनेक प्रकार की भारत में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार। तो साथियों, अगर आपको प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार पूछ ले तो ध्यान में रखना, आप बताएंगे 6 प्रकार। या तो ये संख्यात्मक प्रश्न आता है या आपके सामने ऑप्शन दे देता है 4 वनों के और पूछ लेता है कौन सा प्राकृतिक वनस्पति है या नहीं है। तो देखो कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में। सबसे पहला है सदाबहार वन, जिनको बोले जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। दूसरे हैं आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती जो वन है इनको बोला जाता है मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। तीसरा है शुष्क पर्णपाती वन, ड्राई डेसिडियस। चौथा है कांटेदार या मरुस्थलीय वन, इनको कहा जाता है डेजर्ट फॉरेस्ट। पांचवा है पर्वतीय वन, इनको कहा जाता है माउंटेन फॉरेस्ट। और लास्ट है मैंग्रोव वन, इनको कहा जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो साथियों, वनों के ये प्रकार आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह। इसके अलावा इन सारे के सारे वनों के संदर्भ में परीक्षाओं में अलग अलग जो है प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अलग अलग परीक्षाओं में, किसी परीक्षा में सदाबहार वन के बारे में आ जाता है, किसी में आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में आ जाता है, किसी में शुष्क पर्णपाती वन के बारे में पूछ लेते हैं। तो मैंने सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो आपके बीच प्रस्तुत कर दिए हैं। सारे के सारे वनों के बारे में आप प्रश्नों के माध्यम से अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पर इसके लिए जरूरी है कि आप पूरा वीडियो देखें। एक बार अगर आपके सही चीज समझ में नहीं आती है तो साथियों दोबारा देखिए, क्योंकि भारतीय भूगोल का एक महत्वपूर्ण अध्याय है ये, जो है जलवायु है, नदियां हैं, प्राकृतिक वनस्पति हैं, उद्योग है, खनिज हैं, जनसंख्या जनगणना है। ये ऐसे टॉपिक है साथियों जिसमें से प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो अब देखिए वनों की अपन बात करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन ने सदाबहार वन लिए, तो इसी के संदर्भ में मैंने प्रश्न उठाया है, सदाबहार वनों के संबंध में सत्य कथन है। तो साथियों, कम से कम प्रश्नों के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को इस हिसाब से प्रस्तुत किया है। अब मैंने 4 कथन दिए हैं आपको सदाबहार वनों के बारे में। इन कथनों में आपको पता करना है कि कौन सा सत्य कथन है। तो देख लीजिए, पहला कथन है सदाबहार वनों के संबंध में,
भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ये आपको हो गया वर्षा की मात्रा यदि आपसे पूछ ले तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहां होती है वहां कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब देखिए दूसरा कथन है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल मेघालय में ये वन देखने को मिलते हैं। तो भारत का जो पश्चिमी जो घाट है, इधर वाला घाट जो है, उस पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर जो है वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा पूर्वी राज्य मेघालय में विशेष रूप से ये वन देखने को मिलते हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये भी एकदम सही है। एक तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं, मेघालय में पाए जाते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है, यहां भी कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो सभी सत्य हैं साथियों। इसके माध्यम से आपको यह पता चल गया कि कितनी वर्षा चाहिए सदाबहार वनों में, 200 सेंटीमीटर से अधिक, और इसके अलावा कहां कहां ये वन पाए जाते हैं। तो आप एक ही प्रश्न के माध्यम से ये दो चीजें आसानी से समझ गए। अगला है सदाबहार वनों की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देखिए साथियों, आपको प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये विशेषताएं आप ध्यान में रखिए जो मैं बता रहा हूं। ये वन अत्यधिक वर्षा प्राप्त करने में से सघन वन होते हैं। तो बहुत ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, इसलिए किस प्रकार के वन होते हैं? ये सघन वन। तो परीक्षाओं में आता है कौन से वनों को सघन वन भी कहा जाता है? तो वो है सदाबहार वन। दूसरा है, इन वनों में पत्ते झड़ने, फूल आने तथा फल लगने का समय अलग अलग होता है, अतः ये वन हमेशा सदाबहार या हरे भरे दिखाई देते हैं। तो ये विशेषता भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे देखो साथियों, इसमें ये प्रश्न आता है कि वह प्राकृतिक वनस्पति जिसमें पत्ते झड़ने, फूल उगने तथा फल लगने का समय अलग अलग होता है। तो आपको ये प्रश्न मैंने नहीं दिया है, लेकिन आप विशेषताओं में ये विशेषता अगर आप समझ गए हैं तो आपका ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। कौन सी विशेषता पाई जाती है? ये विशेषता कौन से वनों में पाई जाती है? सदाबहार वनों में। एक देखिए सदाबहार वनों की विशेषता है, इन वनों में विश्व के सर्वाधिक लंबे व बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। तो बहुत ही लंबे आकृति के वृक्ष पाए जाते हैं क्योंकि ये सघन वन होते हैं, और सघन वन होने के कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो नीचे की ओर जो है वो नहीं पहुंच पाता। इसलिए पेड़ों में निरंतर ये कंपटीशन चलता है कि कौन सबसे ज्यादा लंबा हो और सूर्य का प्रकाश या किरणें अर्जित करे। तो ये तीनों विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं। तो देखिए साथियों, इसमें रोजवुड और महोगनी ये दो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको 4 वृक्ष दिए जाएंगे, पूछ लेगा ये सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं या नहीं हैं। तो रोजवुड, महोगनी, आबनुस, एनी और एबनी, ये जो वृक्ष हैं ये कौन से वनों में पाए जाते हैं? सदाबहार वनों में। तो इस तरह से साथियों सारे प्रश्न मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। तो प्रश्न जाएगा कहां से? आप खुद दिमाग लगाइए। सदाबहार वनों के लिए वर्षा कितनी चाहिए आपको पता चल गया, कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये आपको पता चल गया, विशेषताएं आपको पता चल गई, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं ये आपको पता चल गया। अब अगला परीक्षा लेने वाला भी तो एक सामान्य इंसान ही है, वो अन्यथा प्रश्न कहां से बनाएगा। अगला प्रश्न है आर्द्र पर्णपाती वन। तो दूसरे अपन ने पढ़े थे आर्द्र पर्णपाती वन, इनके संबंध में कौन सा सत्य कथन है? तो उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं जैसे पहले मैंने सदाबहार वन बताए हैं। पहला ऑप्शन है, वे क्षेत्र जहां वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है वहां कौन से वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो 100 से 200 आ गई, सदाबहार में 200 से ज्यादा था। अब देखो कहां कहां पाए जाते हैं ये वन। हिमालय के गिरिपद, मतलब हिमालय के एकदम निचले क्षेत्र में, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ये वन पाए जाते हैं। ये भी सही कथन है। भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्रफल में इन वनों का विस्तार है। ये आपको विशेष रूप से प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे? आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। एक देखिए कथन है, बसंत ऋतु के प्रारंभ में तथा ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में इन वनों के जो वृक्ष होते हैं वो पत्तियों को गिरा देते हैं। तो कब गिराते हैं पत्तियां? एक तो बसंत ऋतु जब प्रारंभ होती है तब, और एक ग्रीष्म ऋतु जब प्रारंभ होती है तब गिराते हैं। तो पांचों कथन, पांचवा है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो चारों के चारों बातें आपको पता चल गई, चारों कथन एकदम सत्य हैं।
अब देखिए साथियों, कई बार क्या होता है, आर्द्र पर्णपाती वन नहीं देकर ऑप्शन में इनका दूसरा नाम भी दे दिया जाता है। आप देखते हैं ये कौन से वनों के प्रकार आ गए। तो आर्द्र पर्णपाती वनों को उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है। और एक प्रश्न इनके संदर्भ में आप विशेष ध्यान में रखिए, आर्द्र पर्णपाती वनों में इमारती लकड़ियों की प्राप्ति व्यापक रूप से होती है। अगला प्रश्न है, आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो देखिए साथियों, मैंने आपके सामने 6-7 वृक्षों के नाम लिखे हैं। सांगवान, साल, महुआ, आंवला, चंदन, शीशम, आम। इसमें आप ये विशेष रूप से ध्यान में रखिए, एक तो सागवान ज्यादातर पूछा जाता है, एक साल, महुआ, आंवला, चंदन। ज्यादातर साथियों देखो परीक्षाओं में जो है वो सागवान ही पूछा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि साथियों आप ये सारे वृक्ष याद न करें। कल को आपको शीशम भी पूछा जा सकता है। शीशम कौन सी प्राकृतिक वनों में पाए जाने वाली प्रमुख वनस्पति है? तो आपको उत्तर बताना पड़ेगा आर्द्र पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन आप अच्छी तरह समझ गए हैं। वर्षा की मात्रा कितनी चाहिए? वे क्षेत्र जहां वर्षा की मात्रा कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहां पाए जाते हैं। इसके अलावा हिमालय की निचली तलहटी में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ये वन पाए जाते हैं। और ये वन क्या होते हैं, बसंत ऋतु के प्रारंभ में और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इसके अलावा इन वनों में इमारती लकड़ियों की प्राप्ति भी व्यापक स्तर पर होती है। और प्रमुख वृक्ष जो है वो है सागवान। तो 2 वन हमने पूरे कर लिए प्रश्नों के माध्यम से। अब देखिए साथियों, अगला प्रश्न है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वनों के संबंध में सत्य कथन है। तो ये मैंने 4 कथन लिखे हैं। ये चारों के चारों कथन सत्य हैं साथियों, क्योंकि इन कथनों के माध्यम से मैं आपको एक ही प्रश्न के माध्यम से 4 बातें बताना चाह रहा हूं। तो पहला कथन है 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य। दूसरा देखो साथियों पॉइंट है, कहां कहां पाए जाते हैं? बिहार में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, विशेष रूप से भरतपुर, धौलपुर, अलवर का जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में ये वन देखने को मिलते हैं। कौन से वन? शुष्क पर्णपाती वन। एक देखिए साथियों, इन वन क्षेत्रों में वर्षा जो है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि शुष्क वन है तो वर्षा कम होगी। एक देखिए, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में ही इन वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे ही मतलब समर क्लाइमेट शुरू होता है, ये जो वन होते हैं, इन वनों के वृक्ष जो है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इन वृक्षों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो पानी की अधिक आवश्यकता होने के कारण जो है ये ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में क्या कर देते हैं, अपने वृक्षों से पत्तियां गिरा देते हैं। तो चारों के चारों कथन क्या हो गए? सत्य हो गए। आप शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में मेन बातें जान चुके हैं। अब देखिए शुष्क पर्णपाती वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो एक तो है पलास का वृक्ष। पलास का जो वृक्ष है, जैसे अपना रोहिड़ा है राजकीय वृक्ष, वैसे ही साथियों पलास का जो वृक्ष है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। वैसे मैंने यहाँ वृक्ष लिख दिया है, ये फूल होता है। जैसे राजस्थान का राजकीय पुष्प है सागवान, इसी तरह से राजस्थान का राजकीय पुष्प सागवान रोहिड़ा है। तो या जैसे प्रश्न आता है राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है, तो रोहिड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का पुष्प किसे कहा जाता है, राजकीय पुष्प, तो वो रोहिड़ा है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या कहलाता है, पलास का वृक्ष। ये शुष्क पर्णपाती वनों में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट वृक्ष है, ये आप ध्यान में रखना। इसके अलावा अम्लताश है, बैर है, खैर, ये आदि इन्हीं वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। अब अगला देखिए साथियों, अपन बात करेंगे पर्वतीय वनों की, माउंटेन फॉरेस्ट। पर्वतीय वनों के संबंध में सत्य कथन है। तो जाहिर सी बात है सारे के सारे मैंने सत्य कथन लिखे हैं। तो देखो, भिन्न भिन्न की ऊंचाई पर भिन्न भिन्न प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। जाहिर सी बात है ऊंचाई जहां कम होगी तो वहां अलग वन दिखाई देंगे, और अधिक ऊंचाई होगी तो वहां अलग वन दिखाई देंगे, बहुत ऊंचाई होगी वहां अलग प्रकार के वन होंगे। ये पर्वतीय वन कहां कहां पाए जाते हैं आप खुद भी जानकारी ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। वर्तमान जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें लद्दाख भी आ रहा है, वो सारा का सारा क्षेत्र है इसी वनों से ढका हुआ। हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ये जो वन है, वन देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है पर्वतीय वनों के अंतर्गत सदाबहार वन, आर्द्र शीतोष्ण वन,
शंकुधारी वन, अल्पाइन वन, घास के मैदान, टुंड्रा वन आदि पर्वतों की ऊंचाई के आधार पर देखने को मिलते हैं। तो साथियों, मैंने आपको एक विशेष बात जो बताई है कि अलग अलग ऊंचाई पर जो है अलग अलग वन देखने को मिलते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए ये हिमालय पर्वत है, सबसे नीचे जो है अपन को सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि हिमालय की तलहटी में। उससे ऊपर थोड़ा सा ऊंचाई पर चलेंगे तो आर्द्र शीतोष्ण वन आएंगे, और थोड़ा ऊंचाई पे चलेंगे तो शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। इससे और ऊंचा चलने पर हमें अल्पाइन वन देखने को मिलते हैं, और थोड़ा सा ऊपर जाने पर जो है वो घास के मैदान देखने को मिलते हैं, और एकदम उत्तरी छोर पर जाएंगे तो वहां हमें टुंड्रा वन देखने को मिलते हैं। तो परीक्षाओं में साथियों इनका नीचे से ऊंचाई की ओर क्रम भी पूछ लिया जाता है पर्वतीय वनों का। तो आप क्रम ध्यान में रखना, सदाबहार वन, आर्द्र शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन, अल्पाइन वन, घास के मैदान और टुंड्रा वन। टुंड्रा तो जो है वो सबसे ऊपर आएगा, ये आप ध्यान में रखना, और सबसे नीचे आएगा सदाबहार। कई बार क्या होता है, सदाबहार वन हमें पता रहता है, टुंड्रा पता रहता है, तो हमारा प्रश्न सही हो जाता है। तो चारों के चारों कथन सत्य हैं। अब देखिए साथियों, पर्वतीय वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं। इसमें आप विशेष रूप से 2 वृक्ष ध्यान में रखा करो जो परीक्षाओं में आते हैं। एक तो देवदार, इसके अलावा आता है सिल्वर फर। ये 2 पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं, देवदार और सिल्वर फर। इसके अलावा ओक है, चेस्टरनट है, रोडोडेड्रान है, लाइक्रेन है, ये वृक्ष भी पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। अगला वन जो है वो है अपना कांटेदार वन। कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन, इसके संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन तो चारों के चारों ही हैं। ये चारों कथन आपके सामने इसीलिए प्रस्तुत किए गए हैं ताकि आपको कांटेदार या मरुस्थलीय वनों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो देखिए साथियों, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? कांटेदार वन पाए जाते हैं। और ऐसे वन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशेष रूप से पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं, हरियाणा में पाए जाते हैं, और प्रायद्वीपीय भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में जो है वो कांटेदार वन देखने को मिलते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में पत्तियां देखने को नहीं मिलती हैं। अब देख लीजिए साथियों, अपने रेगिस्तान में जो वृक्ष उगते हैं तो वहां हमें पत्तियां देखने को नहीं मिलती हैं, और पत्तियां देखने को मिलती भी हैं तो एकदम छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। देखिए साथियों, संपूर्ण वर्ष बिना पत्तियों के होते हैं। पत्तियां होते हुए होती भी हैं तो बहुत ही क्या होती हैं? छोटी होती हैं। या तो वृक्षों में पत्तियां देखने को मिलती ही नहीं है, और अगर मिलती भी हैं तो पत्तियां बहुत ही क्या होती हैं? छोटी होती हैं। इन वनों के वृक्षों की जड़ें काफी लंबी होती हैं। जड़ें आपको पता है काफी लंबी होती है, चाहे आप अपनी खेजड़ी ले लें, राजकीय वृक्ष खेजड़ी को ले लें, चाहे अपन जड़ें बहुत ज्यादा गहरी होती हैं। गहराई का आपको कारण पता है सीधा सा कि पानी की कमी के कारण इन वृक्षों की जड़ें जो हैं वो गहरी होती जाती हैं। तो ये इन वनों के संदर्भ में बातें थी साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है साथियों तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को भी दबा दें, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और मेरा जो चैनल है जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड साथियों, ये पूर्ण रूप से आपकी सफलता हेतु संकल्पित है। अब है कांटेदार वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं बबूल का वृक्ष पाया जाता है, बेर, खजूर, नीम, एक अपना राजकीय वृक्ष खेजड़ी भी इसमें शामिल कर सकते हैं, अपन रोहिड़ा भी कर सकते हैं साथियों। आप सभी जानकार हैं क्योंकि राजस्थान में भी ये विशेष रूप से पाए जाते हैं कांटेदार वन, मरुस्थलीय वन। अगला जो वन है हम बात करेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वनों के। तो मैंग्रोव वनों के बारे में सत्य कथन है। तो मैंने आपको देखो 5 कथन दिए हैं साथियों इसके अंदर, जो पूरी तरह से आप मैंग्रोव वनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 5 कथन अगर आपने पढ़ लिए हैं तो। पहला कथन है, ये वन मुख्यतया तटीय क्षेत्रों व नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो पहला प्रश्न साथियों यही बनता है कि भारत के तटीय क्षेत्रों या नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे? हमेशा मैंग्रोव वन बताएंगे। और मुख्य रूप से गंगा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं।
इन वनों के क्षेत्रों में समुद्र का पानी भी आता रहता है। आप सभी जानते हैं तटीय क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, तो समुद्र का पानी जो है वो इन वनों में नियमित रूप से आता रहता है और समुद्र के खारे जल में भी वनस्पतियों का विकास होता है। अगला बिंदु है, इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष खारे जल से शुद्ध पानी लेकर अपना विकास कर लेते हैं। तो खारे जल से शुद्ध पानी को ग्रहण करके ये वन जो है अपना विकास करते हैं। मैंग्रोव वनों के वृक्षों की जड़ें आपस में जुड़ी होती हैं। ये आप ध्यान में रखना, कौन से वनों के वृक्षों की जड़ें जो है वो गहरी होती हैं। तो गहरी वाले भी आपको मैंने बता दिया है कि कांटेदार वनों की जो जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं। इसी तरह से एक प्रश्न आता है, कौन से वनों के वृक्षों की जड़ें आपस में जुड़ी होती हैं। क्यों जुड़ी होती हैं? क्योंकि दलदली क्षेत्रों में वर्षा तथा हवा से इनके गिरने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि लगातार पानी का प्रवाह होता रहता है तटीय क्षेत्रों में समुद्री। अतः एक दूसरे को सहयोग देने हेतु, सपोर्ट देने के लिए जो है इन वृक्षों की जड़ें जो होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, फंसी हुई होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो ये है मैंग्रोव वनों के बारे में। अब देखिए अगला प्रश्न है, कौन से वन चक्रवाती तथा सुनामी द्वारा लाए जाने वाले जल को भी बहुत हद तक रोक देते हैं? तो वो है मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वनों का इसीलिए जो विकास है वो तटीय क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे चक्रवात आ जाए, सुनामी आ जाए, तो इन प्राकृतिक आपदाओं से बहुत हद तक ये जो वन है वो राहत प्रदान करते हैं। यही कारण है कि सरकारों के द्वारा ये निर्देश दिया जाता है कि तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों को लगाया जाए ताकि चक्रवात सुनामी से सुरक्षा मिल सके। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। देखिए साथियों, मैंग्रोव वनों में पाए जाने वाले वृक्षों के संदर्भ में आपको परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछा जाता है, सुंदरी वृक्ष। ध्यान में रख लीजिए, मुख्य रूप से मैंग्रोव वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। इसी के नाम से जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, उसका नाम सुंदरी वृक्ष के नाम से ही पड़ा है, सुंदरवन डेल्टा। इसके अलावा एक वृक्ष आप ध्यान में रख सकते हैं, ओगला वृक्ष। बाकी सुंदरी वृक्ष जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से वनों की वनस्पति है ये? मैंग्रोव वनों की। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के वनों का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वनों का प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मैं आपको ये बता भी चुका हूं। इनका दूसरा नाम है आर्द्र पर्णपाती वन, जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमालय की तलहटी में, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में पाए जाते हैं। और बसंत ऋतु के प्रारंभ में, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में इन वनों के जो वृक्ष होते हैं वो पत्तियों को गिरा देते हैं। सारी जानकारी मैंने अभी आपको पीछे जो प्रश्न 7वां प्रश्न था या 6ठा प्रश्न था उसमें पूरी जानकारी दी है इस वनों के बारे में। अब यहाँ पर जो है मेरा उद्देश्य क्या है, देखो ये बताना है आपको कि इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या आर्द्र पर्णपाती वन जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं, इन वनों को क्या कहा जाता है? मानसूनी वन भी कहा जाता है। बाकी ये बात आप जानते ही हो, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कुल क्षेत्रफल के अधिकांश भाग पर वन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इस ऐसे प्रश्नों का मतलब हम लोग समझने का प्रयास करें पहले तो अच्छा रहेगा, उत्तर बाद में देखते हैं। इसमें पूछा गया है, जैसे मान लो ये गोला है जो पूरा भारत है, इस गोले में सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो कौन से वनों, मतलब सर्वाधिक प्रतिशत पर जो है वो किस राज्य में वन पाए जाते हैं? मतलब जैसे मान लो ये गोला मान लो एक राज्य है और इसका 75% जो है वो वनों से ढका हुआ है, तो ये राज्य सर्वाधिक प्रतिशत वाला हो गया। हालांकि जरूरी नहीं है कि जो राज्य सर्वाधिक प्रतिशत रखे वो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वनों वाला राज्य भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो अगर कभी भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछे कि भारत का वह राज्य जो कुल वन क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत रखता है या जिसके कुल भूभाग में सर्वाधिक भाग पर वन है, तो हमेशा उत्तर आएगा मिजोरम। ध्यान में रखिए अच्छी तरह, मिजोरम सर्वाधिक प्रतिशत
वन वाला भारत का राज्य है। लगभग 83% भाग पर जहां वन पाए जाते हैं यहां पर। अब देखो प्रतिशत आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि कहीं टेक्स्ट बुक में 85 भी मिलता है, कहीं 86 भी मिलता है। तो ऐसी चीजों को आप माइंड मत करिए ज्यादा, इतना ध्यान में रखिए 80 से 85% के बीच में जो है मिजोरम में जो है वो वन वाला क्षेत्र है। अब देखिए साथियों, मैंने पिछले पेपर्स भी उठा के देखे हैं, तो उसमें जो है ऑप्शन में मिजोरम आपको नहीं दिया जाता है। और कई साथियों की शिकायत होती है कि सर मैं जब एग्जाम देता हूं तो जो पेपर बनाने वाला भी अपना पूरा दिमाग का प्रयोग करता है। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है, सभी परीक्षाओं में एवरेज स्तर के ही पेपर आते हैं। पर कई बार क्या होता है, ये मिजोरम नहीं देता है। मिजोरम नहीं देगा तो मिजोरम के बाद में स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का। और एक समस्या और समाधान है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों ही नहीं आए तो आप उत्तर कर देना नागालैंड। तो अच्छी तरह प्रश्न को ध्यान में जरूर रखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा वन आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है पतझड़ वाले वन। ये इकोनॉमिक की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट वन है पतझड़ वाले वन। इन वनों में प्राप्त सागवान, साल, चंदन वृक्ष आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आर्द्र पर्णपाती वनों को ही कहा जाता है पतझड़ वाले वन। इसमें सागवान पाया जाता है, साल पाया जाता है, चंदन पाया जाता है, आंवला पाया जाता है, महुआ पाया जाता है, शीशम पाया जाता है, आम पाया जाता है। अभी इससे पहले बात भी की थी इन वनों की। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वश्रेष्ठ सागवान किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो सर्वश्रेष्ठ सागवान का जो वृक्ष है ये प्राप्त होता है उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र में। भारत में देवदार वृक्ष अधिकतम कहाँ उगता है? तो देवदार वृक्ष जो है वो अधिकतम उगता है पश्चिमी हिमालय में। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। देवदार वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ उगता है? तो ये उगता है पश्चिमी हिमालय में। अगला प्रश्न है, इससे पहले देखिए एक बात और भी ध्यान में रखिए, ये जो देवदार वृक्ष है ये हिमालय क्षेत्र में 1690 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने भाग पर वन क्षेत्रफल का प्रतिशत है? ये प्रश्न आपके लिए छोड़ा गया है साथियों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न आप अच्छी तरह सुन लीजिए, भारत में कुल कितने भूभाग पर वन क्षेत्रफल पाया जाता है? तो इसमें देखिए साथियों, दो प्रकार के प्रश्न हैं। कुल कितने भूभाग पर जो है वन क्षेत्रफल है, और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं। ये दोनों के दोनों जो जवाब है आपको इस कमेंट बॉक्स में भेजना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन होने अनिवार्य हैं? तो साथियों कई बार परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट होता है, देश के कुल कितने भूभाग पर कम से कम जो है वन होने चाहिए? तो वो है 33%। कई बार आपके ऑप्शन में 33% नहीं देता है साथियों, तो 33.3% भी आप कर सकते हैं। बाकी ये 33% का जो आंकड़ा है यह आप निश्चित रूप से ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो भारत में प्रथम जैव मंडल बायोलॉजिकल रिजर्व्ड जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? नीलगिरी क्षेत्र में है, तमिलनाडु में। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, मरुदभिद वनस्पति किस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है? तो मरुदभिद वनस्पति जो है ये विशेषता है कच्छ क्षेत्र की। अगला प्रश्न है, भारत में किस वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार है? तो ध्यान में रखिए, भारत में साल वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार है और देश के कुल वनों के लगभग 16% साल के वन हैं। मतलब देश के कुल वृक्षों का 16% जो है वो साल के वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन हिमालय के निचले भागों में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में पाए जाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। भारत सरकार ने किस वर्ष पर्यावरण विभाग का गठन किया? तो ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है। वर्ष 1980 में भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग का गठन किया था। एक प्रश्न है साथियों इसी से रिलेटेड है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। अगला प्रश्न है, नीरी का पूर्ण नाम क्या है? NEERI।
तो नीरी के संबंध में 3 सवाल बनते हैं साथियों, मैंने तीनों आपके बीच में लिखे हैं। एक तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, देखिए एन का मतलब होता है नेशनल, पहले ई का मतलब होता है इन्वायरमेंट, तीसरे ई का मतलब होता है इंजीनियरिंग, आर का मतलब होता है रिसर्च और आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, बाकी आपको इंग्लिश में ही ये नाम देता है, एकदम इसी तरह से आपको हिंदी में लिख के देगा, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी का संबंध किससे है? एक प्रश्न आता है नीरी का संबंध किससे है, तो किससे है? एनवायरनमेंट रिसर्च से है, पर्यावरण शोध से है नीरी का संबंध। और ये नीरी जो संस्था है साथियों, जो इंस्टीट्यूट है, ये भारत में कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में नागपुर स्थान पर है। ये तीनों प्रश्न आप अच्छी तरह ध्यान में रखिए, आपकी आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तटीय राज्यों में जल कृषि से पर्यावरण अक्रमण का खतरा रहता है। तो तटीय क्षेत्रों में जो है वो जल कृषि से पर्यावरण अक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इससे खारा व मीठे पानी का अवक्रमण होता है। तो खारे और मीठे पानी का जो है वो लगातार क्या होता रहता है? अवक्रमण होता रहता है। अब देखिए इसमें एक बात और भी ध्यान में रखनी है आपको कि भारत के तटीय क्षेत्रों में झींगा पालन से मीठे जल के खारे होने की आशंका बनी रहती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह करता है पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन कार्य। अब देखिए साथियों, प्रमुख संस्थान मैंने लिखे हैं, ये 5 संस्थान आपको ध्यान में रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, कोई ना कोई एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। सबसे पहला है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान है जोरहाट में। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान है जबलपुर मध्य प्रदेश में। वृक्ष आनुवंशिकी व प्रजनन संस्थान यह है कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। वन उत्पादकता संस्थान है रांची झारखंड में। और वानिकी अनुसंधान संस्थान यह है देहरादून उत्तराखंड में। साथियों इसमें सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है प्रश्न, वानिकी अनुसंधान संस्थान। तो वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये देहरादून में है, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की तुलना में विषुवत रेखा तथा समुद्र तट के अधिक निकट है, यहां कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो जाहिर सी बात है, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की तुलना में विषुवत रेखा तथा समुद्र तट के अधिक निकट है। विषुवत रेखा जो है वो समुद्र तट के अधिक निकट है। यहां कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो यहां पाई जाती है अल्पाइन वनस्पति। तो मैंने आपको वो ऊंचाई के हिसाब से क्रम बताया था पर्वतीय वनों में, वो आप ध्यान में रख लेना, अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न आता है, वर्ष के संदर्भ में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था वर्ष 1986 में। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में। अगला प्रश्न यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है वनों के जनन व प्रबंध के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करना। एक प्रश्न आता है साथियों, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम भारत में कब प्रारंभ हुआ? तो सामाजिक वानिकी प्रारंभ हुआ था कार्यक्रम 1985 में। यह भी आई बार परीक्षाओं में आता है। अगला है, वे वन जो पूर्णतया सरकार के नियंत्रण में होते हैं तथा जहां लकड़ी काटना तथा पशु चराना वर्जित होता है, क्या कहलाते हैं? तो ऐसे वन क्षेत्र जो सरकार के नियंत्रण में हैं लेकिन वहां लकड़ी काटना और पशु चराना जो है वो मना होता है, वर्जित होता है, ये क्या कहलाते हैं? आरक्षित या सुरक्षित वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। अगला प्रश्न है, वे वन जिनकी देखभाल भी सरकार के द्वारा ही की जाती है परंतु स्थानीय लोगों को बिना क्षति पहुंचाए, मतलब बिना नुकसान किए, लकड़ी काटने तथा पशु चारण की अनुमति होती है, तो ऐसे वन कहलाते हैं संरक्षित वन, जिनका अन्य नाम है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो साथियों ये 2 प्रकार की बातें आपको विशेष ध्यान में रखनी है। ऐसे वन जो सरकार के नियंत्रण में होते हैं और जहां लकड़ी काटना और पशु चराना मना होता है वो तो कहलाते हैं आरक्षित या सुरक्षित वन।
और ऐसे वन जिनकी देखभाल सरकार के द्वारा की जाती है लेकिन स्थानीय लोगों को बिना क्षति पहुंचाए लकड़ी काटने और पशुचारण की क्या होती है, अनुमति होती है, वो कहलाते हैं संरक्षित वन। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला के दोनों ढालों पर दो भिन्न प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला के दोनों ढालों पर दो भिन्न प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? तो वो मिलती हैं पश्चिमी घाट पर। तो देखिए, अगर अपन पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर जो है, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट पर जो है वो आर्द्र पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। तो दोनों ही ढालों पर जो है अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार पर अत्यधिक मृदा अपरदन हेतु उत्तरदायी कारण है? तो छोटा नागपुर पठार पर अत्यधिक मृदा अपरदन का कारण है वनों की बड़े पैमाने पर कटाई। यही कारण आपको बताना है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वनों में एक ही प्रकार के वृक्ष समूह में मिलते हैं? तो एक ही प्रकार के वृक्ष समूह में दिखाई देते हैं शंकुधारी वनों में। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य चंदन की लकड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो चंदन की लकड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक और तमिलनाडु का क्षेत्र। तो चंदन का नाम सुनते ही आपके वीरप्पन ध्यान में आता होगा, तो ये इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित था, कर्नाटक तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, लद्दाख में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो उत्तरी छोर पर है ये, तो छोटी घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं, छोटी घास पाई जाती है। भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, देखो साथियों, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो आप बता देंगे, मिजोरम। भारत का न्यूनतम वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश है, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य है हरियाणा। भारत का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला राज्य, दोबारा आ गया वही प्रश्न, तो मिजोरम आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम पारिस्थितिकीय इकोलॉजिकल नगर जो है, तो भारत का पहला पारिस्थितिकीय नगर कौन सा है? वो है महाराष्ट्र का लवासा शहर। याद रखिएगा अच्छी तरह। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, शांत घाटी या परीक्षा में आ जाता है साइलेंट वैली किस राज्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरल को। और शांत घाटी के संदर्भ में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये कहाँ स्थित है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित घाटी है। अब देखिए साथियों, कुछ बिंदु हैं मैंने जो आपको प्रश्न दिया है वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हो सकता है इस पूरे वीडियो में उस प्रश्न का उत्तर भी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, कुछ बिंदु मैंने लास्ट में लिखे हैं, हालांकि प्रश्न के रूप में ये नहीं है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन भाग है। तो भारत के जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आप जानते ही होंगे, आपने भारत का सामान्य परिचय वीडियो देखा है, तो उसमें मैंने बताया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। उस क्षेत्रफल में 7,12,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है, वन है। तो ये कुल क्षेत्रफल का कितना हो गया जिसमें भाग में वन है? 21.67%। केवल वनों की बात हो रही है साथियों, 21.67%। अब देखिए, वर्तमान में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग में वन तथा वृक्ष आच्छादन है, मतलब वन भी हैं और वृक्ष भी हैं। केवल वन पूछे तो 21.67% आ जाएगा। अगर आपसे वन और वृक्ष दोनों पूछे तो कितना आएगा? 24.56%। ये आपको ध्यान में रखना है, अच्छी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। वन और वृक्ष दोनों आए तो 24.56 आएगा, केवल वन पूछे तो 21.67 आएगा। 2019 की वन नीति के अनुसार ये आंकड़ा है जो एकदम सही है, और 16वीं वन नीति हुई है लागू 2019 में। और भारत में पहली वन नीति कब बनी थी? 1952 में, 1952 में। और 16वीं वन नीति के तहत कुल वन क्षेत्रफल में वन और वृक्ष कितने भाग में फैले हुए हैं? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में वन और वृक्षों का फैलाव है। तो साथियों, ये है आज अपना भारतीय भूगोल का टॉपिक, भारत में प्राकृतिक वनस्पति। आशा है आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वाकई आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप्स और साथियों में शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।
मेरे मनोबल को उत्तरोत्तर बढ़ाते रहें, ताकि मैं नियमित रूप से आपके बीच में आपकी परीक्षा से संबंधित सिलेबस के टॉपिक्स उपस्थित करता रहूं। तो साथियों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।